मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड में इनकम टैक्स में हास एवं अन्य प्रावधान चैप्टर में डेप्रिसिएशन एंड अदर प्रोविजन में डेप्रिसिएशन की गणना करने के लिए संपत्ति की वास्तविक लागत की गणना किस तरीके से हम करेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स फॉर डेप्रिसिएशन, यानी जब डेप्रिसिएशन ज्ञात किया जाता है तो ये तो हमें पता ही है कि जो भी संपत्तियां हैं, एक ही प्रकार की संपत्तियां हैं तो उनका समूह बना दिया जाता है और उनके ब्लॉक, उस समूह पर फिर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। तो जिस गत वर्ष में पहली बार किसी संपत्ति का अगर प्रयोग किया जाता है तो उस गत वर्ष में संपत्ति की वास्तविक लागत पर ही ह्रास की गणना की जाती है। और ऐसी स्थिति में संपत्ति की लागत से तात्पर्य संपत्ति क्रय करने के उद्देश्य से चुकाई गई राशि से होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसमें हमें समायोजन करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में ह्रास के उद्देश्य से संपत्ति की वास्तविक लागत किस तरीके से ज्ञात की जाएगी, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं संपत्ति प्राप्त करने के व्ययों को संपत्ति की लागत में जोड़ेंगे। यानी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू परचेज असेट्स विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ असेट्स। यदि कोई संपत्ति क्रय करने की दशा में उसको खरीदने पर कोई पंजीकरण व्यय, कोई बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स या कोई दलाली, गाड़ी भाड़ा, चुंगी आदि का भुगतान किया गया है, तो इन भुगतान की गई राशि, इन खर्चों की राशि को भी हम संपत्ति की लागत में जोड़ देंगे। फिर आता है संपत्ति क्रय करने अथवा भवन का निर्माण शुरू करने से उत्पादन प्रारंभ करने की अवधि का ब्याज, यानी इंटरेस्ट फ्रॉम द पीरियड ऑफ परचेजिंग असेट्स और फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस टू डेट ऑफ स्टार्टिंग प्रोडक्शन। इनकम टैक्स एक्ट में यह प्रोविज़न दिया गया है कि यदि किसी मशीन को खरीदने के लिए या किसी खरीदने अथवा उसका वाणिज्यिक प्रयोग हेतु भवन निर्माण करने के लिए अगर कोई ऋण लिया जाता है तो उत्पादन कार्य प्रारंभ होने से पूर्व की अवधि का जो भी ब्याज है, यानी जब ब्याज उत्पादन कार्य प्रारंभ होने से पूर्व की अवधि का है तो उस ब्याज को पूंजीगत ब्याज मानते हुए संपत्ति की लागत में जोड़ दिया जाएगा। उत्पादन प्रारंभ करने के बाद जो भी उस पर ब्याज चुकाया जाएगा वो आयगत प्रकृति का होगा और उसको खर्चे के रूप में उसकी कटौती मिलेगी। तो ऋण लेने और उस संपत्ति को प्रयोग में लेने के बीच की अवधि का जो भी ब्याज है वो कैपिटल नेचर का है और उसे उस संपत्ति की लागत में जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है किराया क्रय पद्धति पर क्रय की गई संपत्तियों की दशा में किस्तों में सम्मिलित ब्याज घटा देंगे। इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट विल बी डिडक्टेड इन केस असेट्स आर परचेज ऑन हायर परचेज। अगर कोई संपत्ति हायर परचेज पर किराया क्रय पद्धति पर खरीदी जाती है तो जो किस्त दी जाती है तो उस किस्त की राशि में ब्याज की राशि भी शामिल होती है। तो कहने का मतलब है कि किराया क्रय पद्धति पर खरीदी गई संपत्ति की लागत वह राशि होगी जो कि मशीन को अगर हम किराया क्रय पद्धति पर नहीं खरीद के नगद भुगतान करके खरीदते तो नगद राशि जितनी देनी पड़ती वही उसकी लागत मानी जाएगी। नेक्स्ट है सरकार द्वारा अथवा अन्य संस्था से प्राप्त अनुदान एवं सहायता को संपत्ति की लागत में से घटा देंगे। सब्सिडी और ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन विल बी डिडक्टेड। यदि कोई मशीन या अन्य कोई संपत्ति खरीदने पर किसी सरकार से कोई सहायता मिली है, भारत सरकार से या अन्य सरकारी संस्थाओं से किसी प्रकार की कोई अनुदान राशि प्राप्त होती है, तो फिर संपत्ति की लागत को ऐसे अनुदान या सहायता की राशि से कम कर दिया जाएगा। यानी जो भी अनुदान या सब्सिडी मिली है उसको संपत्ति की लागत में से कम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है निजी संपत्ति का एवं किराए पर दी गई संपत्ति का कुछ वर्ष बाद व्यवसाय में प्रयोग होने पर कल्पित ह्रास की राशि घटा देंगे। प्रिज्यूम्ड डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड इफ प्राइवेट असेट्स परचेज्ड अर्लियर इज यूज्ड फॉर बिजनेस। यानी यदि कोई संपत्ति करदाता की है, वो उसकी निजी संपत्ति है या उसने उसको किराए पर ले रखा है और बाद में उसे व्यवसाय में काम में लेने लगा है, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति की लागत ज्ञात करने के उद्देश्य से हम ये देखेंगे कि जिस दिन संपत्ति को खरीदा गया था उसी दिन से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यानी क्रमागत ह्रास विधि से प्रचलित दरों से संपत्ति पर डेप्रिसिएशन की राशि ज्ञात की जाएगी। और इस प्रकार गणना किए गए डेप्रिसिएशन को पूर्व में व्यवसाय से आय की गणना करते समय नहीं घटाया गया है। फिर भी ऐसे ह्रास की राशि को हम संपत्ति प्राप्त करने के समय लगाई गई लागत में से
घटाकर संपत्ति की लागत ज्ञात करेंगे। तो पहले वर्ष व्यवसाय से आय ज्ञात करते समय डेप्रिसिएशन इस प्रकार से हम निकालेंगे जैसे कि जो कि उसका रिटर्न डाउन वैल्यू पर ही मिलेगा। तो जब उस संपत्ति को ख़रीदा गया और मान लीजिए 5 साल पहले ख़रीदा गया था और 5 साल बाद उसको व्यवसाय के काम में लेने लगे, तो 5 साल पहले जब जितने में उसको ख़रीदा था उस पर 5 साल का जो भी डेप्रिसिएशन है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम ज्ञात करेंगे। और पहली बार जब व्यवसाय में उसको काम में लिया जाने लगा तो उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू आई है उस रिटर्न डाउन वैल्यू को ही व्यवसाय के लिए उसकी लागत मानी जाएगी। यानी एक इसका एग्जाम्पल है कि एक करदाता द्वारा एक कार्यालय भवन 10 जून 2017 यानी कर निर्धारण वर्ष 18-19 को 80,000 रुपये में क्रय किया गया। यह एक किराएदार को 1,000 रुपये प्रति माह की दर से किराए पर उठा दिया गया था और वित्तीय वर्ष 19-20 के प्रारंभ से ही करदाता इस भवन को अपने व्यवसाय के काम में लेने लगा। कर निर्धारण वर्ष 20-21 के लिए इस करदाता को स्वीकृत किए जाने वाले हास की राशि ज्ञात कीजिए। तो कर निर्धारण वर्ष 20-21 के लिए भवन की लागत ये मानते हुए हम ज्ञात करेंगे कि इस भवन पर प्रारंभ से ही डेप्रिसिएशन स्वीकृत होता था, यानी उसका नोशनल जो है या प्रिजम्पटिव जो डेप्रिसिएशन है वो हम ज्ञात करेंगे। तो 18-19 कर निर्धारण वर्ष में इसको खरीदा गया था, तो 18-19, 19-20 और अब 20-21 हमारा असेसमेंट ईयर है। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑब्लिक WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू इन बिगनिंग। तो 18-19 में तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी 80,000 और 10% डेप्रिसिएशन इसमें से घटाएंगे तो 8,000 डेप्रिसिएशन घटा दिया तो रिटर्न डाउन वैल्यू एट एंड ऑफ ईयर 72,000 आ गई। और वही 19-20 के लिए इसकी ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू होगी 72,000, फिर 10% डेप्रिसिएशन घटाएंगे 7,200, घटाने के बाद WDV आ गई इसकी एंड में 64,800 और 20-21 में इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो है 64,800। 20-21 में असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए इसको व्यवसाय के काम में लिया गया, तो ये उसकी व्यवसाय के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू या उसको ओरिजिनल कॉस्ट व्यवसाय के लिए माने तो 64,800 है, उस पर 6,480 रुपये डेप्रिसिएशन घटा दिया जाएगा। यानी देयर फॉर डेप्रिसिएशन अलाउड फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 6,480 डेप्रिसिएशन लगेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है विदेश से प्राप्त संपत्ति के भुगतान के समय विदेशी विनिमय दर में हुए परिवर्तन का समायोजन। एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ पेमेंट इन केस असेट्स इज परचेज्ड फ्रॉम अब्रॉड। यदि कोई व्यक्ति विदेश से खरीदी गई संपत्ति का एकमुश्त अथवा किश्तों में भुगतान करता है तो ऐसी स्थिति में विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण उसे कम या अधिक राशि चुकानी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में संपत्ति की लागत वह मानी जाएगी जिसका उसने भुगतान किया है और इसके लिए आगामी वर्षों में किश्तों का भुगतान करने पर चुकाई गई अधिक या कम राशि का संपत्ति के संबंधित समूह की कुल संपत्तियों की लागत में समायोजन करेंगे। अगर कम राशि चुकाई गई तो संपत्ति समूह की कुल लागत में से कम कर देंगे उसको, और अगर अधिक चुकाई गई तो जितनी अधिक चुकाई गई उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु क्रय की गई संपत्ति की लागत शून्य मानेंगे। कॉस्ट ऑफ असेट्स परचेज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च विल बी टेकन एज जीरो। यानी करदाता के व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान में काम आने वाली कोई पूंजी की संपत्ति है तो उस पूंजी संपत्ति पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 35 में 100% छूट मिलती है। अब यदि ऐसी संपत्ति बाद के वर्षों में व्यापार के सामान्य प्रयोग में आने लगी तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी संपत्ति की लागत को शून्य माना जाएगा। 100% छूट पहले ही उस पर दी जा चुकी है तो उसकी लागत को शून्य मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है उपहार अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति की लागत। तो अगर कोई करदाता को कोई संपत्ति गिफ्ट में मिली है या उत्तराधिकार में मिली है तो ऐसी संपत्ति की लागत वही होगी जो संपत्ति देने वाले के लिए थी। यदि ऐसी संपत्ति पर डेप्रिसिएशन स्वीकृत होता है तो पहले संपत्ति के लिए निर्धारित दरों से क्रमागत विधि द्वारा हास घटाते हुए उसका अप्लिखित मूल्य ज्ञात किया जाएगा एवं उपहार ग्रहीता के लिए संपत्ति का अप्लिखित मूल्य ही उसकी लागत मानी जाएगी। तो यदि प्रश्न में जिस दिन संपत्ति उपहार में प्राप्त हुई है उस दिन संपत्ति का बाजार मूल्य भी दे रखा है तो बाजार मूल्य को हम ध्यान में नहीं रखेंगे।
नेक्स्ट है कर दायित्व कम करने के उद्देश्य से संपत्ति का अनेक बार हस्तांतरण करने की दशा में उचित मूल्य ही संपत्ति की लागत माना जाएगा। इफ़ एन एसेट्स इज ट्रांसफर्ड मेनी टाइम्स टू अवॉइड टैक्स देन फेयर वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। यानी अगर कोई करदाता अनेक बार अपनी संपत्ति को कम मूल्य पर बेच देता है और अधिक मूल्य पर खरीदता है तो संपत्ति की लागत वह नहीं मानी जाएगी जिस पर संपत्ति खरीदी गई है, बल्कि कर निर्धारण अधिकारी डिप्टी कमिश्नर की पूर्व अनुमति से संपत्ति की वह लागत मान सकता है जो वह उचित समझे। यानी कर बचाने, कर चोरी के उद्देश्य से अगर ऐसा कोई व्यवहार किया जाता है और आयकर अधिकारी की नज़र में वो आ जाता है तो उसको फिर लागत वही मानी जाएगी जो उसकी उचित समझेंगे। यदि एक बार संपत्ति को बेचकर उसे पुनः किराए पर प्राप्त किया जाए तो संपत्ति की लागत वह होगी जो संपत्ति बेचने से पूर्व थी। इफ़ assets once sold is obtained on hire then its old cost will be treated as cost। यानी यदि कोई करदाता अपनी किसी संपत्ति को बेच देता है और फिर बेचने के बाद पुनः क्रेता से उसको किराए पर ले लेता है तो ऐसी दशा में यह माना जाएगा कि संपत्ति को बेचने और किराए पर लेने का अनुबंध कर चोरी के उद्देश्य से या कर बचाने की दृष्टि से किया गया है और वास्तविकता से दूर है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी संपत्ति की दशा में हास की कटौती उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने संपत्ति को बेचा है और इस उद्देश्य से संपत्ति के बेचने से पूर्व जो उसका अपलिखित मूल्य था वही उसकी लागत माना जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक बार संपत्ति को बेचकर उसे पुनः खरीद लिया जाता है। इफ़ एसेट्स वंस सोल्ड इज परचेज्ड बैक। यानी यदि कोई संपत्ति एक बार बेची गई फिर दोबारा से उसको खरीद लिया गया तो अधिक मूल्य पर उसको खरीद दिखा दी गई तो कर बचाने की दृष्टि से ये व्यवहार होता है और ऐसी स्थिति में संपत्ति की लागत निम्न में से जो कम होगी वो होगी यानी करदाता द्वारा संपत्ति की पुनः खरीद पर किया गया भुगतान या करदाता द्वारा संपत्ति को बेचते समय संपत्ति का अपलिखित मूल्य, जो दोनों में कम होगा वह उसकी लागत माना जाएगा। नेक्स्ट है एकीकरण की योजना में संपत्ति का हस्तांतरण अथवा संपत्ति का सूत्रधारी कंपनी से सहायक कंपनी को हस्तांतरण। ट्रांसफर ऑफ असेट्स इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन और एसेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी। यानी इन दशाओं में संपत्ति प्राप्त करने वाली कंपनी के लिए संपत्ति की लागत वह होगी जो संपत्ति हस्तांतरण करने वाली कंपनी की पुस्तकों में हस्तांतरण की तिथि को थी। यानी जिस दिन उस संपत्ति को हस्तांतरित किया गया है कंपनी के द्वारा तो उस हस्तांतरित करने वाली कंपनी की पुस्तकों में जो उसका मूल्य था वही इसको संपत्ति को प्राप्त करने वाले के लिए उसकी लागत होगी। नकद में भुगतान करने पर संपत्ति की लागत। कॉस्ट ऑफ असेट्स व्हेन पेमेंट इज मेड इन कैश। असेसमेंट ईयर 2017-18 व उसके बाद यदि कोई संपत्ति खरीदी जाती है और उसका भुगतान पूर्णतः या अंशतः 10,000 से अधिक नकद में यानी रेखांकित चेक, ड्राफ्ट, बैंक हस्तांतरण को छोड़कर किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जितनी राशि का भुगतान नकद में किया गया है उतनी राशि को संपत्ति की लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी नकद में भुगतान की गई राशि पर हास या अतिरिक्त हास की कटौती नहीं मिलेगी। अब देखिए एक सवाल, निम्नलिखित दशाओं में से प्रत्येक दशा में कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए संपत्ति की लागत, पूंजीगत लाभ और कटौती योग्य हास की राशि ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है कि ए प्लांट कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। इट्स पेमेंट was to be made in 2 equal installments till 31st March 2020 with total interest of 40,000. This machine was used in the business from 1st April 2019. Each installment include same amount of interest. एक तो ये है। दूसरा है इन द प्रीवियस ईयर 2017-18 a building was purchased for ₹3 lakh for private use. It was used in the business for the first time in the beginning of the previous year 2019-20. और थर्ड है an SSC purchased a foreign car in 1973 for ₹1 lakh not for tourist. The return on value of this car as on 1st April 2019 was 5,000 and it was sold for ₹60,000 as on 31st December 2019. There was no other assets in this block.
सबसे पहले हम लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट है 1 लाख, और इसको ख़रीदा गया था 18-19 में। 18-19 में इसको व्यवसाय के काम में नहीं लिया गया, तो जब तक व्यवसाय के काम में नहीं लिया जाता कोई डेप्रिसिएशन की छूट नहीं मिलेगी। तो हम करेंगे लेस डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018-19 एज इट वाज नॉट यूज्ड इवन फॉर ए सिंगल डे। तो नील आ गया। एंड कैपिटल इंटरेस्ट जो है यानी 18-19 का जो इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट ये जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 40,000 इंटरेस्ट का है, तो 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 20,000। तो कैपिटल इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग 2018-19 20,000 इसकी लागत में जोड़ दिया जाएगा। व्यवसाय के काम में लेने से पहले की अवधि का जो भी ब्याज है वो इसमें जोड़ेंगे। एंड देन एक्चुअल कॉस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 1,20,000 हो गया इसका टोटल कॉस्ट। और डेप्रिसिएशन पर इस प्लांट एंड मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो 15% है। तो डेप्रिसिएशन एट नॉर्मल रेट ऑफ 15% ऑन 1,20,000, तो 18,000 हो गया डेप्रिसिएशन। और एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट है 20%, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन 1,20,000, तो ये हो गया 24,000। ये तो हो गया प्लांट एंड मशीनरी का। अब कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। बिल्डिंग खरीदी थी 3 लाख रुपए में, और बिल्डिंग को निजी उपयोग के लिए खरीदा गया था, लेकिन इसको 1 साल बाद व्यवसाय के काम में लिया जाने लगा। तो जब इसको ख़रीदा गया था उस साल का नॉशनल डेप्रिसिएशन हम घटाएंगे। नॉशनल डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 2017-18 10% की रेट से घटा दिया, तो 2,70,000। तो जब व्यवसाय के काम में लिया जाने लगा तो इसकी लागत आ जाएगी 2,70,000। अब नॉशनल डेप्रिसिएशन फॉर यानी 17-18 का तो डेप्रिसिएशन 30,000, 18-19 का 27,000 डेप्रिसिएशन हो गया। अब इस बिल्डिंग को व्यवसाय के काम में जब लिया गया तो उस समय इसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग यानी उसकी जो रिटर्न ऑन वैल्यू, ये मानते हुए कि शुरू से इस पर डेप्रिसिएशन की छूट मिली है, तो व्यवसाय के लिए इसकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी 2,43,000। एंड डेप्रिसिएशन अलाउेबल फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 10% की रेट से, तो 24,300 रुपये इस पर डेप्रिसिएशन की छूट होगी। थर्ड है कि करदाता ने एक विदेशी कार को 1973 में 1 लाख रुपए में ख़रीदा था, लेकिन ये टूरिस्ट पर्पज़ से नहीं खरीदी गई थी, और इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू 1 अप्रैल 2019 को 5,000 रुपये है, और इसे 60,000 रुपये में बेच दिया गया। तो सेल वैल्यू ऑफ फॉरेन कार एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इसके लिए नियम ये है कि अगर ऐसी कार कोई विदेशी कार जो कि टूरिस्ट पर्पज़ से नहीं खरीदी जाती है, तो उस पर उसकी लागत को केवल 25,000 रुपये माना जाता है। तो इसकी सेल वैल्यू जो 60,000 है उसको हम प्रोपोर्शनेट कम कर देंगे। तो प्रोपोर्शनेट सेल वैल्यू ऑफ कार एज कार वॉज नॉट यूज फॉर टूरिस्ट। 60,000 सेल वैल्यू है और इसकी कॉस्ट को माना गया है 25,000 और ख़रीदी थी इसने उसको 1 लाख रुपए में, तो इसकी प्रोपोर्शनेट सेल वैल्यू आ गई 15,000। अब जिस साल बेचा गया उस साल कोई डेप्रिसिएशन की छूट तो नहीं मिलेगी, लेकिन इस पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि इस ब्लॉक में और कोई संपत्ति नहीं है, तो किसी ब्लॉक समूह की सारी संपत्तियों को अगर बेच दिया जाता है तो 15,000 रुपये इसका माना जाएगा सेल वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन की छूट तो नहीं मिलेगी, लेकिन रिटर्न ऑन वैल्यू 5,000 है और सेल वैल्यू जो मानी गई है वो 15,000। तो इस तरीके से 10,000 रुपये से जब नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा 10,000 रुपये। तो जब हम किसी भी संपत्ति के समूह पर डेप्रिसिएशन की गणना करते हैं तो उस पर उसकी एक्चुअल कॉस्ट को कितना माना जाए, इसकी गणना हम इस तरीके से करें।